मान लीजिए एक बच्चा पैदा होता है गुजरात में और दूसरा बच्चा पैदा होता है पंजाब में। ये दोनों बच्चे सेम डे पैदा होते हैं। जब ये बोलना शुरू करते हैं तो पंजाब वाला बच्चा अचानक ही गुजराती बोलना शुरू कर देता है और गुजरात वाला बच्चा अचानक ही पंजाबी बोलना शुरू कर देता है। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। आप तो कहेंगे सर बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो लैंग्वेज हमने कभी सुनी ही नहीं वो बोलेंगे कहाँ से? क्या हम मराठी बोल सकते हैं? अगर हम मराठी को हमने कभी सुना नहीं तो बिल्कुल नहीं बोल सकते। यानी गुजरात में बच्चा पैदा हुआ वो गुजराती ही बोलेगा, पंजाब में बच्चा पैदा हुआ वो पंजाबी बोलेगा, राजस्थान में बच्चा पैदा हुआ वो राजस्थानी बोलेगा। यानी जब तक किसी लैंग्वेज को सुनेंगे नहीं तो हम बोलेंगे कहाँ से? लैंग्वेज को सीखने के लिए सबसे पहला जो चरण है, यानी सबसे पहला जो एस्पेक्ट है वो लिसनिंग है। भगवान भी किसी को धरती पे भेजते हैं तो सबसे पहले उसे सुनने की शक्ति देते हैं। हम किसी लैंग्वेज को सबसे पहले सुनते हैं और जो लैंग्वेज हम सुनते हैं हम वही बोलना शुरू करते हैं। इसीलिए हमने इंग्लिश को देखेंगे, कभी भी हमने इंग्लिश को सुना नहीं तो हम बोलेंगे कहाँ से? तो अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपका लिसनिंग क्लियर होना चाहिए। आप सुने भी चीज़ों को और इंग्लिश में आपको बोलने की कोशिश भी करनी चाहिए। यानी आपका लिसनिंग भी क्लियर होना चाहिए और आपका स्पीकिंग भी क्लियर होना चाहिए। उसके बाद में आता है रीडिंग और राइटिंग। और हमने गलती कहाँ की? एक रिवर्स गियर हमने डाल दिया, गाड़ी को हमने रिवर्स चलाना शुरू किया था स्कूल से ही, इसीलिए हम इंग्लिश नहीं सीख पाए। यानी स्कूल्स में हमें इंग्लिश को रीडिंग करवाई जाती है और इंग्लिश की राइटिंग करवाई जाती है। आज हम कह सकते हैं कि हमें इंग्लिश में लिखना तो आता है और हमें पढ़ना भी आता है, लेकिन हमें इंग्लिश बोल नहीं सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि आपने कभी भी इंग्लिश को बोलने की कोशिश नहीं की है। तो अगर आप किसी लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? आपका लिसनिंग, उसके बाद में है आपका स्पीकिंग और उसके बाद में आपका रीडिंग और उसके बाद में है राइटिंग। हमने इंग्लिश को एज ए सब्जेक्ट के तौर पे लेके ही सीखा है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है जो बोली जाती है, जिसको सीखने के लिए आपके पास में एनवायरनमेंट यानी माहौल की जरूरत होती है और आप खुद प्रैक्टिस करें तो आप इंग्लिश सीख सकते हैं। हमने गलती कहाँ की? हमारी इंग्लिश इतनी कमज़ोर क्यों है? अगर बात करें इंडिया में तो इंडिया में केवल 10% लोग हैं वही केवल इंग्लिश बोल सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने इंग्लिश को एज ए सब्जेक्ट के तौर पे ही लेके सीखा है। हमने इंग्लिश को कभी भी एज ए लैंग्वेज के तौर पे लिया ही नहीं। जब एज ए लैंग्वेज के तौर पे लिया ही नहीं तो इंग्लिश कैसे सीखेंगे? हम इंग्लिश कैसे बोल पाएंगे? हमने इसे सब्जेक्ट के तौर पे लिया। आज हमारी रीडिंग और राइटिंग बहुत अच्छे हैं लेकिन हमारा स्पोकन है वो क्लियर नहीं है। तो किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए आपके पास में माहौल और प्रैक्टिस की जरूरत होती है। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, इंग्लिश सीखने की सोचते हैं तो हमारी सबसे बड़ी समस्या आती है ग्रामर को लेकर। और ग्रामर को लेकर दिमाग में जो बात आती है तो सबसे पहले आ जाते हैं हमारे टेंस, और टेंस आते ही हमें हो जाती है टेंशन। वही स्कूल्स में हमें यह सिखाया जाता है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रपोजिशन, आर्टिकल, ये सब चीजें सिखाई जाती है एज ए ग्रामर के तौर पर। लेकिन ग्रामर होती जरूर है। ग्रामर को अगर हम इसे फंक्शनल ग्रामर यानी प्रैक्टिकल यूज ऑफ ग्रामर, ग्रामर का अगर व्यवहारिक ज्ञान हमारे पास में हो, यानी हमें उनकी डेफिनेशन और कितने टाइप होते हैं, टेंसेस के कितने प्रकार होते हैं, ये चीज न सीख के अगर हम इसे प्रैक्टिकल लाइफ में उतारे, जैसे हमने हिंदी को उतारा, जैसे हमने अपने क्षेत्र विशेष को, अपनी लैंग्वेज को प्रैक्टिकल लाइफ में उतारा, अगर वैसे ही आप इंग्लिश को भी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में उतारें तो ये आपकी बहुत ही स्ट्रांग हो सकती है और विद इन 15 डेज में हो सकती है। बिल्कुल, आप हिंदी के ऑप्शन को डायरेक्ट मार के देखिएगा। आप ये समझ लीजिए कि या तो मैं तो इंग्लैंड में आ गया हूं और यहाँ पे कोई भी हिंदी है वो समझता नहीं है। आप अपनी टूटी फूटी इंग्लिश को बोलने की कोशिश कीजिएगा, ग्रामर को एक तरफ छोड़िएगा और जैसा भी आपको इंग्लिश सेंटेंसेस बनने को बनते हैं आप बोलिएगा। 15 दिन में ही आप देखेंगे कि इतना इंप्रूवमेंट आ जाएगा जो 15 सालों में नहीं आया वो 15 दिनों में आप में इंप्रूवमेंट आ जाएगा। सो जो ग्रामर है वो आपको सीखनी जरूर है, लेकिन आपको एज ए फंक्शनल ग्रामर के तौर पे सीखना है, यानी एक प्रैक्टिकल यूज ऑफ ग्रामर, ग्रामर का व्यवहारिक ज्ञान जो होता है उसके तौर पे सीखना है। आज मैं हिंदी कितनी फ्लुएंट बोल रहा हूं, आप भी कितनी फ्लुएंट बोलते हैं? अगर आपसे कोई पूछे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण ये किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, मेरे ख्याल से 95% हैं वो नहीं बता पाएंगे कि कितने टाइप के विशेषण होते हैं। दे कैन नॉट टेल।
और किसी की विशेषता बताते हो तो क्या आपको ये पता होना जरूरी है कि कौन सा विशेषण है? विशेषता हम फटाक से बता देते हैं। क्या इंग्लिश में ऐसा नहीं हो सकता? और एग्जाम में भी इत्तेफाक की बात है, ये नहीं पूछा जाता कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब के टाइप्स क्या होते हैं और कहते किसे हैं, वहां पे भी एरर फाइंडिंग आता है। तो कुल मिला के बात यह है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इसे अपनी आप प्रैक्टिकल लाइफ में उतारें तब आपको इंग्लिश आ सकती है। लेकिन इसके साथ साथ में एक प्रॉब्लम और आती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर व्हेन वी स्पीक हमारे पास वोकैब नहीं है, वोकैब की प्रॉब्लम होती है, हमें तो मीनिंग्स नहीं आते, मीनिंग्स नहीं आएंगे तो हम इंग्लिश बोलेंगे कैसे? देखिए, एक इंग्लिश की डिक्शनरी होती है, उस इंग्लिश की डिक्शनरी में 10 लाख वोकैब होती है, 10 लाख वोकैब होती है। क्या वो आपके पूरी काम की है? बिल्कुल नहीं है। यानी वो डिक्शनरी है, वो हर उस डिक्शनरी में हर फील्ड की वोकैब होती है। यानी अगर एक डॉक्टर है, उस डॉक्टर को अगर प्रॉब्लम है तो वो भी उस डिक्शनरी में देख सकता है। एक इंजीनियर को प्रॉब्लम है तो वो भी देख सकता है। एक किसी भी कोई भी टीचर हो, कोई भी सब्जेक्ट उसको पढ़ाने वाला हो, अगर उसे प्रॉब्लम है तो वो भी देख सकता है। स्पोर्ट्स पर्सन है वो भी देख सकता है। ज्योग्राफिकल वोकैब है वो भी उसमें होती है। यानी हर फील्ड की वोकैब आपको उसमें मिलेगी। वो 10 लाख वर्ड है, वो टोटल है। क्या लैंग्वेज को सीखने के लिए उन 10 लाख वर्ड्स की जरूरत होती है? बिल्कुल नहीं होती। आपके पास में, मैं मेरे एक्सपीरियंस से कह रहा हूं, 2000 वोकैब ऐसे होनी चाहिए जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में काम आती हैं, वो आपको आनी चाहिए। अब वो आएंगी कैसे? उसमें से 600 तो आपको 600-700 के तकरीबन तो आपको आती होंगी। लेकिन रेस्ट ऑफ को कैसे सीखें? रेस्ट ऑफ को आपको रटने की जरूरत नहीं है। रटी हुई चीज इंसान भूलता है। आज शायद बहुत सारे टीचर्स आपको ये बोलेंगे कि रोजाना के 5 वोकैब रट लीजिएगा और उनको 1 महीने तक आप रटते हुए जाएंगे। आप देखोगे कि मैंने पहले और दूसरे दिन क्या रटी थी। अगर काम में नहीं लोगे उनको तो वो आप भूल जाएंगे, वो आपकी कभी नहीं होगी। तो जब भी कोई वोकैब सीखें तो उस वोकैब को आपको सेंटेंस में पिरोना आना चाहिए। इंग्लिश की जो वोकैब है वो हमारे चारों तरफ मोतियों की तरह बिखरी पड़ी है। यानी आज आप फील करेंगे, हिंदी बोलते हैं तो हिंदी में आप जो भी वर्ड इस्तेमाल करते हैं उनमें से बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो इंग्लिश के हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप किसी चीज को टच किया तो कभी भी ये नहीं बोलते कि आपने स्पर्श किया, आप टच ही शब्द इस्तेमाल करते हैं। अपने घरों में आप देख लीजिएगा, आप बहुत सारे आर्टिकल्स के नाम है इंग्लिश में लेते हैं। यानी इंग्लिश की जो वोकैब है वो हमारे चारों तरफ मोतियों की तरफ बिखरी पड़ी है। हमें आता क्या नहीं, इन मोतियों को माला में पिरोना नहीं आता। यानी मेरा कहने का मतलब है आपको सेंटेंस नहीं बनाना आता। तो सेंटेंस सीखने के लिए आप जो फंक्शनल ग्रामर है यानी उसका बेसिक है वो 6 to 7 डेज में क्लियर हो जाता है। वो आप उस पर थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिएगा और आपको जो भी वोकैब सीखे वो आप सेंटेंस में पिरोना सीखें। अगर आप अपने सेंटेंस में पिरोना सीखेंगे उसको तो वो वोकैब है वो आपकी बन जाएगी। रटोगे, रटी हुई चीज हर इंसान भूलता है, एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है, हर कोई भूलता है। मैं भी भूलता हूं, आप भी भूलते हैं, हर कोई भूलता है। तो रटने से कभी भी वोकैब क्लियर नहीं होगी। वोकैब क्लियर कब होगी? जब आप इसे प्रैक्टिकल लाइफ में उतारेंगे, यानी अपने खुद के सेंटेंसेस में इसे पिरो के और उसे यूज करेंगे, तब जाके आपकी वोकैब क्लियर होगी। वोकैब के साथ साथ में अगर आप इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हैं तो आप अपने कॉन्वर्सेशन में इडियम्स एंड फ्रेजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हिंदी में भी करते हैं। जैसे मान न मान, मैं तेरा मेहमान, चोर चोर मोसेरे भाई, धोबी का कुत्ता, न घर का न खाट का, देर आए दुरुस्त आए, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। ऐसी बहुत सारी कहावतें होती हैं जो हम हिंदी में इस्तेमाल करते हैं। अगर हम अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाना चाहते हैं तो अपने इंग्लिश में भी हम इन इडियम्स एंड फ्रेजेस का यूज कर सकते हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा इनको सीखने की। अगर ये आप इस्तेमाल करते हैं सो इट विल मेक यू स्टैंड आउट ऑफ द अदर्स, या आपको दूसरों से अलग ले जाके खड़ा करेगी और ये क्वाइट इंप्रेसिव भी होगी। तो आप जो आपको ग्रामर सीखनी है वो फंक्शनल ग्रामर सीखनी है, उसके साथ साथ में वोकैब जो सीखनी है वो प्रैक्टिकल वोकैब सीखनी है, और उसके साथ साथ में आप अपने इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हैं और बेहतर से बेहतरीन करना चाहते हैं तो आप idioms and phrases हैं उसका इस्तेमाल अपने कॉन्वर्सेशन में कीजिएगा। So friends, I would like to tell you in nutshell that what did we learn in this video. I spoke about functional grammar, I spoke about idioms and phrases, I spoke about vocabulary. The most important thing which I spoke about, environment and practice. This is the most important to learn a language. To learn a language you need environment and practice. अगर आप भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इंग्लिश में सबसे इंपॉर्टेंट है माहौल और प्रैक्टिस।
प्रैक्टिस कीजिएगा, डेफिनेटली आपकी इंग्लिश है वो इंप्रूव हो जाएगी। इसे एज ए लैंग्वेज के तौर पे लीजिएगा, सब्जेक्ट के तौर पे नहीं लीजिएगा। कहा जाता है स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, बोलना बोलने से आता है। अगर आप बोलोगे नहीं तो कभी बोलना नहीं आएगा। अगर आप बोलने की जगह लिखोगे या पढ़ोगे तो आपका राइटिंग और रीडिंग इंप्रूव होगा, न कि आपका स्पोकन इंप्रूव होगा। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अपने इंग्लिश को बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं वादा करता हूं आपसे कि दिन प्रतिदिन आपकी इंग्लिश है वो इंप्रूव होती चली जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन।